अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक। इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। आपको भी ये पता होना चाहिए कि इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का इसेंशियल पार्ट होता है, यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, राइट। कोर्स डिस्कसेस क्या है कि हमने इस कोर्स में क्या डिस्कस करना है, व्हाट दे आर, ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या है, व्हाट दे डू, ऑपरेटिंग सिस्टम करते क्या है, हाउ दे आर डिजाइन्ड एंड स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह डिजाइन किए जाते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स क्या है। कॉमन फीचर्स है इसके प्रोसेसेस, थ्रेड्स, CPU scheduling, synchronization, deadlocks, memory management, virtual memory, file system interface। ये कॉमन फीचर्स मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, राइट। ये मेन थीम्स हैं जो हमने इस कोर्स में कवर करने हैं। एनी हाउ आज के इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ने के ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्वियसली हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ रहे हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव भी यही होंगे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स को स्टडी करें, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स को स्टडी करें और इस बात को स्टडी करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरह कर रहा है। ठीक हो गया, तो आप इसे रीड कर सकते हैं कि टू प्रोवाइड अ ग्रैंड टूर ऑफ द मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंपोनेंट्स, कि हमने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स को डीपली स्टडी करना है। एंड दूसरी बात यहाँ पे जो डिस्कस है, टू प्रोवाइड कवरेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की कि किस तरह हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह वर्क करता है। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, राइट। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन अ यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करता है, किसके दरमियान? यूजर और हार्डवेयर के दरमियान। ये आप हाईलाइटेड फॉर्म में देख रहे हैं। एक यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि यूजर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सके। ठीक हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ गोल्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम्स इजियर। ये यूजर के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है और उनकी प्रॉब्लम्स को इजियर वे में सॉल्व करता है, राइट। देन द सेकंड पॉइंट इज मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। ये कंप्यूटर सिस्टम को यूजर के लिए कन्वीनियंट कर देता है, यानी कि यूजर के लिए कंप्यूटर सिस्टम को यूज करना इजी हो जाता है, राइट। देन द थर्ड पॉइंट इज यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। कंप्यूटर हार्डवेयर को एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज करता है। एफिशिएंट मैनर में यूज करने का क्या मतलब है? एफिशिएंट मैनर में यूज करने का मतलब ये है कि इस तरह कंप्यूटर हार्डवेयर को यूटिलाइज किया जाए कि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, हमें उससे कोई फायदा हो। हमारा जो काम 10 मिनट्स में होना है वो 5 मिनट्स में हो जाए, टाइम को सेव कर लिया जाए, हमारी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर दिया जाए, राइट। ओके, एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। Assume we are using MS Paint our Windows। हम MS Paint यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। When do we need to access the operating system? अब हम पेंट यूज कर रहे हैं तो हमें कब ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने की जरूरत है? जब हम एप्लीकेशन को लोड करेंगे एंड टर्मिनेट करेंगे, तब ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें जरूरत होगी। अब यहाँ पे देखिए कि लोड से क्या मुराद है। जब आप पेंट पे क्लिक करेंगे एंड उसको ओपन करेंगे तो वो मेन मेमोरी में लोड हो जाएगी ना, और जब आप उसको क्लोज कर देंगे सेव करने के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड भी करवाता है एंड टर्मिनेट भी करवाता है। ठीक हो गया।
सेकंड पॉइंट है मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी में लोकेशन असाइन करवाए। ऑब्वियसली जब आपका कोई प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होगा तो उसको कोई ना कोई लोकेशन तो चाहिए ना स्टोर होने के लिए, तो वो मेमोरी एलोकेशन करवाएगा एंड मैनेजमेंट भी करवाएगा। हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कोर्स में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है, और यहाँ पे हमने मुख्तलिफ टेक्निक्स पढ़ी थी, पेजिंग, स्वैपिंग। तो ये तकरीबन वही काम है कि मेमोरी को मैनेज करेगा, पेजिंग करेगा, स्वैपिंग करेगा, पार्टीशनिंग करेगा। ये हम आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन है एक्सेस टू आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस तक एक्सेस प्रोवाइड करता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। अब आईओ डिवाइसेस कौन सी है? कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है एंड मॉनिटर है, राइट। देन है सीपीयू एलोकेशन। सीपीयू एलोकेशन का क्या मतलब है? यानी कि सीपीयू कब किस प्रोग्राम को असाइन करना है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। देन द लास्ट पॉइंट इज कॉपी पेस्ट। जो कॉपी पेस्ट का काम होता है, एक जगह से कॉपी किया और दूसरी जगह पेस्ट कर दिया आपने, कोई फोल्डर या कोई फाइल, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड गोल्स। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन एंड गोल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ईच ऑपरेटिंग सिस्टम हैज डिफरेंट गोल्स एंड डिजाइन। देखें, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स डिफरेंट होते हैं और डिजाइन डिफरेंट होते हैं। इसको इस बात से समझ लें कि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए डिजाइन करते हैं ना, उसके गोल्स अलग होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये मोबाइल के लिए डिजाइन किया है तो मैं इसको लैपटॉप के लिए भी यूज कर लेता हूँ। नो, लैपटॉप के लिए एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन होगा और उसके गोल्स अलग होंगे, क्योंकि लैपटॉप वो प्रोसेसिंग कर सकता है जो हमारा मोबाइल सिस्टम नहीं कर सकता। इसी तरह सुपर कंप्यूटर्स वो प्रोसेसिंग कर सकते हैं जो हमारा लैपटॉप नहीं कर सकता। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर डिवाइस के लिए या हर टाइप की डिवाइस के लिए एक सेपरेट तौर पे डिजाइन किया जाता है, उसके अलग से गोल्स होते हैं। ठीक हो गया। इसमें आपको कुछ डिवाइसेस के मुतालिक बताया जा रहा है। इस स्लाइड पे मैं बाद में आऊंगी, ठीक है। ये जो मेन फ्रेम पीसी और हैंडहेल्ड है ना, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। जी व्यूअर्स, पहले हम डिस्कस करेंगे कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, पर्सनल कंप्यूटर, हैंडहेल्ड होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सुपर कंप्यूटर्स के मुतालिक बताती हूँ। सुपर कंप्यूटर्स हैवी कंप्यूटर्स हैं। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं या ऐसी कंपनी में यूज होते हैं जहाँ पे हमें हाई प्रोसेसिंग स्पीड रिक्वायर होती है। लाइक अगर आप किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा कंप्यूटर रिक्वायर्ड होगा जिससे आप अपनी प्रोसेसिंग को इंक्रीज कर सकें। आपका वो काम जो आधे घंटे में होना है वो 10 मिनट में हो जाए। आपको मेरी एग्जाम्पल से अभी क्लियर हो जाएगा कि सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं। ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, इस तरह की कंपनीज में सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। अब ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी से ही पता चल रहा है कि हमें ऐसे कंप्यूटर्स चाहिए जिनकी एक पर्टिकुलर स्पीड हो, प्रोसेसिंग कैपेसिटी हाई हो। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि मेन फ्रेम क्या होते हैं। पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं या बिग कंपनीज हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज करती हैं। अगर आप वर्क स्टेशन की एग्जांपल लें मेन फ्रेम के लिए तो वो कोई गलत नहीं होगी। ये एक ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको आप इजीली कैरी नहीं कर सकते, हैवी कंप्यूटर्स हैं, पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। इसमें प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी होती है, ज्यादा होती है, आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा सेव हो सकता है। ठीक हो गया। पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? जो आप और मैं अपने घरों में यूज करते हैं, हमारी जनरल डिवाइसेस होती हैं, हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, हमारे लैपटॉप्स, तो उसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी इतनी होती है कि एक इंडिविजुअल पर्सन यूज कर सकता है। इसको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहते हैं। देन हम हैंड हेल्ड डिवाइसेस पे आ जाते हैं। पॉकेट साइज कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हमारे हाथ में होती है, हमारे पॉकेट में होती है,
एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है जिसमें आप इनपुट दे सकते हो थ्रू द टच ऑफ योर फिंगर्स, आप इनपुट दे सकते हो थ्रू टच कीबोर्ड, ठीक है। तो वो आपकी हैंडल डिवाइस है, आपके मोबाइल फोन्स, आपके टैबलेट्स। अब हम प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। मैंने आपको कहा था मैं इस स्लाइड पे बाद में आऊंगी। अब यहाँ पे आने का मकसद ये है कि मेन फ्रेम के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन होगा वो डिफरेंट होगा। मेन फ्रेम चूंकि एक हैवी कंप्यूटर है, पावरफुल कंप्यूटर है, तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन होना चाहिए वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके हार्डवेयर की यूटिलाइजेशन अच्छी हो, मैक्सिमाइज हो, ज्यादा से ज्यादा यूज हो जाए और परफॉर्मेंस में जो एफिशिएंसी है वो भी इनहेंस हो। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पीसीज हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर है, हम लोग घरों में लिमिटेड काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा डिजाइन होना चाहिए जो हमारी तमाम यूजर एप्लीकेशंस को सपोर्ट करे। ऐसा ना हो कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो कि हम अपने माइनर वर्क को भी परफॉर्म ना कर सके। ठीक हो गया। हैंडल डिवाइसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हमारी बैटरी टाइमिंग अच्छी रहे, मोबाइल स्टक ना हो, मोबाइल हीट अप ना हो, परफॉर्मेंस अच्छी रहे। ऐसे ही तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ना अपने मोबाइल्स के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर एक ऐसे डिवाइस है जिसको आप टच एंड फील कर सकते हो, टेंजिबल डिवाइस है। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। लेकिन अब हम थोड़ी हाई लेवल की डेफिनेशन पे चलते हैं कि इट प्रोवाइड्स बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। हार्डवेयर हर उस डिवाइस को कहेंगे जिसको कंप्यूटर सिस्टम यूटिलाइज करता है यूजर्स के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। देखें, यूजर को डाटा चाहिए, कहाँ से मिलेगा? मेन मेमोरी से। तो इट इज अ रिसोर्स। कौन यूज कर रहा है? कंप्यूटर सिस्टम। किस लिए? यूजर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए। तो सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइस एंड फाइल स्टोरेज स्पेस, ये हमारे पास हार्डवेयर है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हार्डवेयर, तो आप कह सकते हैं इट इज बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्स। और एग्जांपल के तौर पे आप बता सकते हैं सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइस एंड फाइल स्टोरेज स्पेस। ठीक हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पहले ही बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि ये यूजर और हार्डवेयर के दरमियान इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करता है। इसकी फर्दर डेफिनेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें ये है कि ये हार्डवेयर और यूजर के दरमियान इंटरमीडिएट के तौर पे तो एक्ट करता ही है, लेकिन ये हार्डवेयर के यूज को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है अमंग एप्लीकेशंस एंड यूजर्स। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें एक न्यू डेफिनेशन इसकी मिली है कि ये हार्डवेयर के यूज को कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा अमंग वेरियस एप्लीकेशंस एंड यूजर्स। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऐसे वेज को डिफाइन करते हैं जिसमें आप यूजर की कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें। और उन कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? रिसोर्सेज। और वो रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको यहाँ पे पढ़ने की, रीड करने की, फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरी वॉइस सुने और उसको समझे। ठीक है, ये स्लाइड्स यहाँ पे शो करने का मकसद सिर्फ मेन टॉपिक्स को या सब टॉपिक्स को हाईलाइट करना है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे पास एक वे प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके यूजर की कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें। जैसे कि आपके पास एमएस वर्ड है, कंपाइलर है, वेब ब्राउजर है, डेटाबेस सिस्टम है एंड वीडियो गेम्स है। देन द फोर्थ मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज यूजर्स। यूजर्स कौन है? हम लोग हैं, पीपल। मशीन्स भी हो सकती हैं एंड अदर कंप्यूटर्स, राइट। यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखें कि इसमें 4 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को किस तरह डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा, सबसे नीचे देखें आप, कंप्यूटर हार्डवेयर है, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई है कि सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन इंटरमीडिएट एक्ट कर रहा है।
देखिए हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल यूजर हैं, यूजर 1 से लेके यूजर n तक। हर यूजर ने कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवाना है। यूजर 1 के पास ऐसा प्रोग्राम है जो उसने कंपाइल करवाना है, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके पास यूटिलाइज होगा वो कंपाइलर है, ठीक है। यूजर 2 के पास ऐसा प्रोग्राम है जो उसने ट्रांसलेट करवाना है असेंबली लैंग्वेज में, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन प्रोग्राम यूटिलाइज होगा दैट इज असेंबलर। यूजर 3 के पास जो प्रोग्राम है उसमें कुछ डाटा है और उसने उसको एडिट करवाना है, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज होगा दैट इज टेक्स्ट एडिटर। इसी तरह यूजर एन के पास ऐसा प्रोग्राम है जिसमें डेटाबेस सिस्टम की एक्सेस चाहिए, तो उसके लिए जो हमारे पास सिस्टम प्रोग्राम यूज होगा दैट इज डेटाबेस सिस्टम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर एंड डेटाबेस सिस्टम क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। और यहाँ पे यूजर को अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरेक्ट करना पड़ता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। ये आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा है, राइट? आगे चलते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे फर्दर डेफिनेशंस आ गई हैं। अभी तक जो हमने मेनली डेफिनेशंस रीड की है मैं उनको पहले रिवाइज कर देती हूँ। शुरू में हमने पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इसेंशियल पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, राइट? फिर हमने पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के यूज को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है अमंग वेरियस एप्लीकेशन एंड यूजर्स। फिर हमने पढ़ा कि इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इट इज द बेसिक डेफिनेशन, ये आपको हर वक्त याद रहनी चाहिए कि ये इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करता है यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान, राइट? अब हम मजीद 2 डेफिनेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम की पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स एलोकेटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोल प्रोग्राम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिसोर्स एलोकेटर का क्या मतलब है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स एलोकेटर कैसे है। देखिए ये तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। कौन से रिसोर्सेज? सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइस, हार्ड डिस्क, कैशे, रजिस्टर, दीज ऑल आर रिसोर्सेज। इनको कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। डिसाइड्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट फॉर एफिशिएंट एंड फेयर रिसोर्स यूज। देखें इसका मतलब क्या है, आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स है मेन मेमोरी में लोड। अब वो मल्टीपल प्रोग्राम्स मल्टीपल प्रोसेसर पे ट्रांसमिट कर दिए गए। अब हर प्रोसेसर एक प्रोग्राम, सपोज करते हैं ना, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। अब उन प्रोसेसर को मेन मेमोरी तक एक्सेस चाहिए, शेयर्ड मेमोरी तक। तो मेमोरी इज अ रिसोर्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि वो शेयर्ड मेमोरी पहले किस प्रोसेसर को असाइन हो। इसमें भी 2 सिनेरियोज है। अगर तो आपके पास सिंगल बस के थ्रू मेमोरी एंड प्रोसेसर्स कनेक्टेड हैं, तो सिंगल बस में आपको पता है एक प्रोसेसर एट अ टाइम ही शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। तो अब इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि पहले कौन सा प्रोसेसर मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल बसेस कनेक्टेड है, तो इस केस को हम कंसीडर करेंगे कि बसेस फॉर एग्जांपल 3 है, प्रोसेसर 5 है, तो 3 तो एट अ टाइम यूज कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे मेन मेमोरी को, बाकी 2 कब करेंगे? इसकी डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। क्लियर हो गया? अब हम आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोल प्रोग्राम। बहुत सिंपल है, आपने इसमें ये देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवा देता है। एरर्स को तो कोशिश करता है आए ही ना, और अगर आ जाए तो उसको रिमूव करवा देता है, डिबग करवा देता है, फाइंड एंड रिमूव। ठीक है, लास्ट में एक पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं। रिसोर्स एलोकेशन एंड कंट्रोल इज स्पेशली इम्पोर्टेंट when having several users connected to the same mainframe or microcomputer। अच्छा, रिसोर्स एलोकेशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम, ये जो हमने ऊपर 2 फीचर्स पढ़े हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये तब इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब कि नेसेसरी होते हैं जब आप एक शेयर्ड रिसोर्स की बात कर रहे होते हैं। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे बेसिकली कर्नल की डेफिनेशन गिवन है, इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कर्नल होता क्या है। देखिए मेन मेमोरी होती है, उसका कुछ पोर्शन जो होता है ना, उसमें यूजर प्रोग्राम्स लोड होते हैं और कुछ पोर्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है।
ठीक है, ये हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एक पोर्शन में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मेन मेमोरी के, और बाकी जितना भी पोर्शन होता है मेन मेमोरी का उसमें यूजर प्रोग्राम्स होती हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस और डाटा होता है। तो वो एरिया मेन मेमोरी का जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको कर्नल कहते हैं, कर्नल को न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक हो गया, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कर्नल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा इसेंशियल पार्ट है जिसका कंट्रोल हमारी कंप्यूटर सिस्टम में हर कंपोनेंट पे होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। अच्छा जी, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या होते हैं? ये कब लोड होते हैं? जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करोगे या रिबूट करोगे तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड हो जाएंगे। टिपिकली हमारा कंप्यूटर जब स्लीप मोड पे होता है या ऑफ होता है तो ये जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होते हैं ये रोम में होते हैं या ईपी रोम में होते हैं, और जब बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रोम में या ईपी रोम में होंगे तो हम उसको फर्मवेयर कहेंगे। ठीक हो गया, ये टर्म आपने याद रखनी है कि जब बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रोम में या ईपी रोम में होंगे तो हम उसे फर्मवेयर कहेंगे। लेकिन ये करते क्या है? ये तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम को इनिशियलाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम से क्या मुराद है? यहाँ पे एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम से मुराद सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। सीपीयू का रजिस्टर, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, मेमोरी के कंटेंट्स, डिवाइस कंट्रोलर्स, इनको ये स्टार्ट कर देगा, इनिशिएट कर देगा, एक्टिव कर देगा कि भाई अब तो कंप्यूटर सिस्टम ओपन हो गया, अब एक्टिव हो जाओ। कभी भी यूजर कोई भी टास्क दे सकता है। थर्ड पॉइंट है लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि कर्नल किसे कहते हैं। ऑब्वियसली कर्नल को लोड करेगा मेन मेमोरी में, क्योंकि मेन मेमोरी का कुछ पोर्शन ही कर्नल यूटिलाइज करते हैं ना। जैसे ही यूजर को इंस्ट्रक्शन देगा एग्जीक्यूशन स्टार्ट, राइट। आगे चलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस है। अच्छा, आप इस डायग्राम पे फोकस करना है आपने। देखिए, सबसे पहले आपके पास सीपीयू है, एक सीपीयू है, मल्टीपल सीपीयूज भी हो सकते हैं। डिस्क कंट्रोलर है, ये क्या करेगा? डिस्क कंट्रोलर डिस्क को कंट्रोल करेगा। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल डिस्क होती हैं, उनको कंट्रोल कौन करेगा? डिस्क कंट्रोलर। यूएसबी कंट्रोलर क्या करेगा? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में माउस होता है, कीबोर्ड एंड प्रिंटर होता है, उनको कंट्रोल यूएसबी कंट्रोलर करेगा। देन मॉनिटर्स होते हैं हमारे सिस्टम में, उनको कंट्रोल कौन करेगा? ग्राफिक अडेप्टर। ये आपको लाइन नजर आ रही है, ये बस है, सिंगल बस। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास मल्टीपल डिवाइस कंट्रोलर्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्क कंट्रोलर, यूएसबी कंट्रोलर, ग्राफिक अडेप्टर ये क्या है? ये डिवाइस कंट्रोलर्स हैं। क्योंकि ये डिवाइस कंट्रोलर इस तरह है क्योंकि ये अपने हिस्से में आई हुई पर्टिकुलर डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि सीपीयू एंड ये डिवाइस कंट्रोलर्स बस के थ्रू मेमोरी से कनेक्टेड है। नेक्स्ट बात करने से पहले मैं आपको सेकंड पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बता दिया है, यही बता रहा है वो कि ये सीपीयू एंड डिवाइस कंट्रोलर्स मेमोरी से कनेक्टेड है थ्रू बस। सेकंड पॉइंट जरा कंसीडर कीजिएगा, कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ सीपीयू एंड डिवाइसेस कंपीटिंग फॉर मेमोरी साइकिल्स। कंकरेंट एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है? एक साथ एग्जीक्यूशन, सिमुल्टेनियस एग्जीक्यूशन। किसकी सिमुल्टेनियस एग्जीक्यूशन? सीपीयू की और डिवाइसेस की। कंपीटिंग फॉर मेमोरी साइकिल्स, कंपीटिंग का क्या मतलब है? पार्टिसिपेट करना। और मेमोरी साइकिल्स का क्या मतलब है? देखिए, ये सारी डिवाइसेस जो है ना, चाहे वो डिवाइस कंट्रोलर हो चाहे वो सीपीयू हो, इन्होंने रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। मेमोरी से डाटा को रीड भी करना है और मेमोरी पे डाटा को राइट भी करना है। ठीक है, उसको हम मेमोरी साइकिल्स कहते हैं। मेमोरी साइकिल्स हम रीड एंड राइट ऑपरेशन की परफॉर्मेशन को कहते हैं। अब सीपीयू है, इसने मेमोरी में डाटा स्टोर भी करना है, इसने मेमोरी से डाटा रीड भी करना है। सिमिलरली इन डिवाइस कंट्रोलर्स ने भी तो रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ना, मेमोरी से डाटा को रीड भी करना है और राइट भी करना है, तो उसको हम मेमोरी साइकिल्स कहेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे पता चलता है कि सीपीयू एंड डिवाइसेस एक साथ रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे डिवाइस कंट्रोलर के कुछ काम, एक्टिविटीज को डिस्कस किया गया है।
उसको हम भी डिस्कस कर लेते हैं। ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ पर्टिकुलर डिवाइस टाइप। हर डिवाइस कंट्रोलर जो होता है अपने पार्ट में आई गई पर्टिकुलर डिवाइस का इंचार्ज होता है, यानी कि उसे कंट्रोल करता है। हर डिवाइस का एक लोकल बफर होता है। लोकल बफर किसे कहते हैं? एक टेम्परेरी लोकेशन को लोकल बफर कहते हैं। अब लोकल बफर की यूटिलाइजेशन हम फर्दर पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि लोकल बफर यूज क्यों होता है, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इस बात को समझें कि लोकल बफर एक टेम्परेरी लोकेशन है। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखें, सीपीयू मूव्स डाटा फ्रॉम टू मेन मेमोरी टू फ्रॉम लोकल बफर्स। इस पॉइंट को आपने समझना है। सीपीयू मूव करता है डाटा को। देखें, सीपीयू को डाटा मेन मेमोरी से चाहिए भी होता है, उसे राइट भी करवाना होता है। अब सीपीयू ने ये तो नहीं ना होता कि एक ही इंस्ट्रक्शन को रीड या राइट करवाना है। एट अ टाइम मल्टीपल प्रोसेसर्स भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, पैरेलल वर्किंग भी तो चल सकती है, तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को रीड एंड राइट करना पड़ सकता है ना मेन मेमोरी से। अब ऐसा तो नहीं होगा कि एट अ टाइम ही मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जी मेन मेमोरी से डाटा फेच कर रही होंगी। नो, जो पहले आएगी फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व, जो पहले इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए निकलेगी डाटा को, वो पहले फेच करके वापस आ जाएगी। तो इंस्ट्रक्शंस क्यू में होती है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व, कि जो पहले आएगी वो पहले मेन मेमोरी को एक्सेस कर ले और डाटा एक्सेस करके सीपीयू पे ट्रांसमिट करवा दिया जाए। अब लोकल बफर की यूटिलाइजेशन यहाँ पे क्लियर होती है। देखें, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं, उन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ने डाटा फेच करना है मेन मेमोरी से। अब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक क्यू में लगी हुई है। जब तक वो क्यू में है, यानी कि वेटिंग स्टेट पे है कि पहले दूसरी इंस्ट्रक्शंस जो मेरे आगे हैं वो मेन मेमोरी को एक्सेस कर ले, तो जैसे ही उससे आगे वाली इंस्ट्रक्शंस उस रिसोर्स को फ्री कर देंगी तब ही वो मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकता है ना। तब वो वेटिंग स्टेट पे है, क्यू पे है। तो वो जो वेटिंग स्टेट क्यू में है वो लोकल बफर है, टेम्परेरी लोकेशन है उसकी वेटिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, IO इज फ्रॉम द डिवाइस टू लोकल बफर ऑफ कंट्रोलर। देखिए, आप इनपुट लेते हैं या आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, एट अ टाइम मल्टीपल इनपुट्स भी दी जा रही होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपने इनपुट ली कीबोर्ड से और वो डायरेक्ट ही मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएंगी। मल्टीपल डाटा दे रहे हैं ना आप, वन बाय वन ही आपका डाटा IO डिवाइस से मेमोरी में ट्रांसमिट होगा, वो भी क्यू की फॉर्म में होगा। पहले एक चीज सेव होगी, फिर दूसरी चीज सेव होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप एक फोल्डर सेव कर रहे हैं तो एट अ टाइम आप कहें जी मैं दूसरा फोल्डर भी सेव कर लेता हूँ। माउस तो एक ही है, स्क्रीन भी एक ही है, मल्टीपल स्क्रीन्स कैसे ओपन करेंगे? हाँ, अगर आपके पास 2 कंप्यूटर्स हो तो ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन हम अभी सिंगल कंप्यूटर की एग्जांपल लेते हैं। तो मल्टीपल फोल्डर्स आप एट अ टाइम सेव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वन बाय वन ही करेंगे ना कि एक काम हो जाए तो दूसरा हो सेव का। तो इसी तरह यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि आप इनपुट डिवाइस से कोई इनपुट लेते हैं, मल्टीपल इनपुट्स लेते हैं, तो वो भी क्यू में लगी होती हैं कि मेमोरी में जाके हमने सेव होना है, स्टोर होना है। तो जब एक इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाएगी तभी दूसरी हो सकेगी ना। तो दूसरी इंस्ट्रक्शन तक वेट करेगी, वो लोकल बफर में वेट करेगी। होप सो कि आपको ये लोकल बफर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डिवाइस कंट्रोलर इन्फॉर्म्स सीपीयू दैट इट हैज फिनिश्ड इट्स ऑपरेशन बाय कॉजिंग एन इंटरप्ट। डिवाइस कंट्रोलर सीपीयू को बताती है कि अब इंटरप्ट आ गया है, राइट की कमांड आ गई है, पहले जाके इंटरप्ट हैंडल करवाओ, फिर एग्जीक्यूशन करना। ठीक हो गया। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में हम 2 चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, एक सिंगल प्रोसेसर एंड एक मल्टी प्रोसेसर। सबसे पहले हम सिंगल प्रोसेसर की बात करेंगे। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम वो प्रोसेसर सिस्टम है जिसमें एक सीपीयू कनेक्टेड होता है। ठीक है, और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स कनेक्टेड होते हैं आपके सिस्टम में। ठीक हो गया। अब सिंगल प्रोसेसर सिस्टम 2 तरह के हो सकते हैं, एक आपके पास जनरल पर्पस भी हो सकता है और स्पेशल पर्पस भी हो सकता है। जनरल पर्पस प्रोसेसर से मुराद ये है कि वो प्रोसेसर जो आपकी नॉर्मल वर्किंग के लिए कंपैटिबल है, यानी कि आप अपनी नॉर्मल वर्किंग उस प्रोसेसर से परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है PDS थ्रू मेन फ्रेम्स।
पीडीएस ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो फंक्शन करता है पर्सनल ऑर्गेनाइजर के तौर पे। तो वो हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि ये जनरल पर्पस प्रोसेसर की एग्जाम्पल है। स्पेशल पर्पस प्रोसेसर स्पेशल जो हो, स्पेशली जनरेट किए गए हो, हमारी वर्किंग को इजी करें, हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें, हमारे टाइम को सेव करें, वो स्पेशल पर्पस होंगे, अच्छे वाले होंगे, यानी कि जो हायर वर्किंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हो। ठीक हो क्या? अब मल्टी प्रोसेसर पे आ जाते हैं। डेफिनेशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल सीपीयूज अटैच्ड हो, कनेक्टेड हो, उसको हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहेंगे। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को आप पैरेलल सिस्टम भी कह सकते हैं एंड टाइटली कपल्ड सिस्टम भी कह सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, एडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं। इंक्रीज थ्रूपुट, एडवांटेजेस में फर्स्ट एडवांटेज है इंक्रीज थ्रूपुट। थ्रूपुट इंक्रीज होगी, थ्रूपुट क्या होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज होना, लेकिन हम कंप्यूटर की टर्म्स में प्रोडक्शन तो नहीं ना कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारी कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। इस तरह इंक्रीज हुई है कि हम अपने टास्क को इमीडिएटली परफॉर्म कर सकते हैं इन लेस टाइम। ठीक है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होना। सेकेंड है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब होता है कि कॉस्ट एडवांटेज, कि आप कोई भी चीज परचेज करते हैं। अब मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर को परचेज करने में आपकी जो कॉस्ट इन्वेस्ट हुई है वो तो हुई है, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको इससे एडवांटेज भी तो हुआ है। कैसे? आप पैरेलल वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, आप एट अ टाइम वो काम जो आप सिंगल प्रोसेसर के थ्रू 10 मिनट्स में करते थे वो आप मल्टी प्रोसेसर के थ्रू 4 to 5 मिनट्स में कर सकते हैं। तो एडवांटेज तो हुआ है ना आपको कॉस्ट इन्वेस्ट करने का, तो दैट इज इकोनॉमी ऑफ स्केल। देन इंक्रीज रिलायबिलिटी। इंक्रीज रिलायबिलिटी मीन फॉल्ट टॉलरेंस है, यानी कि एरर प्रिवेंशन है। देखिए, एक प्रोसेसर है अगर आपके पास और उसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, थाउजेंड्स इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उनको एरर के लिए चेक करना इजी है कि उन इंस्ट्रक्शंस को जो आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स के अंदर डिवाइड हैं उनको चेक करना एरर के लिए इजी है। ऑब्वियसली जो मल्टीपल प्रोसेसर है उसके अंदर 100 इंस्ट्रक्शंस हैं अगर, तो उनको एरर के लिए चेक करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू आपके पास एक प्रोसेसर हो, 1000 इंस्ट्रक्शंस हो और आप उनको चेक करें। और सिंगल प्रोसेसर में तो आप 1 by 1 चेक करेंगे, लेकिन मल्टी प्रोसेसर में आप एट अ टाइम उन मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर चेकिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई एरर आता भी है तो वो इजीली डिबग हो जाएगा। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम दो टाइप्स के हैं, एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में क्या होता है? एसिमेट्रिक का मतलब है कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं आपके सिस्टम में, हर प्रोसेसर को एक टास्क असाइन कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोसेसर इनपुट लेगा, दूसरा प्रोसेसर आउटपुट देगा और तीसरा प्रोसेसर इंटरप्ट्स को हैंडल कर लेगा। हर प्रोसेसर को आपने एक टास्क असाइन कर दिया है और उसने अपना पर्टिकुलर टास्क ही परफॉर्म करना है। दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग। अब हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग को। सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग मीन कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, और एक टास्क को आपने उन तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मतलब वो तीनों एक ही टास्क के कुछ पोर्शंस को कंटेन कर रहे हैं और वो मिलके काम कर रहे हैं एक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। एसिमेट्रिक में क्या था कि मल्टीपल प्रोसेसर्स अपना अपना काम कर रहे हैं, उनको एक टास्क दे दिया गया है वो ही कर रहे हैं। लेकिन सिमेट्रिक में एक ही टास्क वो तीनों मिलके या चारों मिलके जितने भी प्रोसेसर्स मिलके कर रहे हैं एक ही टास्क कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग। आगे चलते हैं। डुअल कोर डिजाइन। डुअल कोर डिजाइन में आप देख सकते हैं दो प्रोसेसर्स हैं, एक कोर 0 है एक कोर 1 है और वो मेमोरी के साथ कनेक्टेड है। डुअल कोर का मतलब ही ये है कि दो प्रोसेसर्स हैं। आगे चलते हैं। क्लस्टर्ड सिस्टम। क्लस्टर्ड सिस्टम की सिंपल डेफिनेशन है कि एक सिस्टम जिसके अंदर मल्टीपल सिस्टम्स हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 4 सिस्टम्स हैं, एक मेरे घर पे है, एक मेरे नेबर्स में है, एक मेरे ऑफिस में है और एक मेरे टाउन में है। कितने हुए? 4। इन चारों को जब मैंने कंबाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया टुगेदर, तो क्लस्टर सिस्टम हो गए, राइट। अब ये है तो एक ही सिस्टम, इसके अंदर हमारे पास फर्दर 4 सिस्टम्स है, ठीक है, सब सिस्टम्स है। तो
ये चारों के चारों सिस्टम्स या सब सिस्टम्स एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क को यूटिलाइज करेंगे, जो इनकी एक शेयरिंग स्टोरेज होगी। यानी कि ये इन सब सिस्टम्स के लिए एक ही स्टोरेज एरिया है। किसी ने कोई डाटा सेव करना है तो वो इसी स्टोरेज एरिया नेटवर्क में करेगा। किसी सिस्टम ने कोई भी डाटा एक्सेस करना है तो वो इसी स्टोरेज एरिया नेटवर्क से करेगा। मतलब कि तमाम सिस्टम्स का एक ही स्टोरेज एरिया बना दिया गया है कि जिसने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है सेव एंड रिट्रीवल का, वो इसी स्टोरेज एरिया नेटवर्क से करेगा, राइट। क्लस्टर सिस्टम आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, एक एसिमेट्रिक होता है और एक सिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक में मैं पहले डिस्कस करना चाहती, पहले मैं सिमेट्रिक करूंगी। सिमेट्रिक में क्या होता है कि आपके पास देखिए मल्टीपल सिस्टम्स हैं, ठीक है, एक सिस्टम के अंदर। अब उन मल्टीपल सिस्टम्स में जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं यानी कि नोड्स हैं या मशीन्स हैं, वो अपनी अपनी एप्लीकेशंस को रन कर रहे हैं, यानी कि अपने अपने प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं और एक दूसरे को मॉनिटर भी कर रहे हैं। मतलब सारे कंप्यूटर अपना काम कर रहे हैं और साथ एक दूसरे को मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक हो गया। एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग में क्या होता है? एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग में एक नोड ऐसा होता है या एक कंप्यूटर सिस्टम या एक मशीन ऐसी होती है जो हॉट स्टैंड बाय मोड पे होती है। अब ये करती क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं सर्वर्स को डिस्कस करना चाहती हूँ। हर सिस्टम का एक सर्वर होता है, आपको तो पता है। अब अगर हम सिस्टम्स की बात करते हैं तो 4 सर्वर हुए। तो हॉट स्टैंड बाय मोड पे जो मशीन होगी या नोड होगा वो तमाम सर्वर्स को ऑब्जर्व करेगा। जो फेल हो जाएगा उसकी जगह आके काम कर लेगा। यानी कि वो एक मशीन ही तमाम सर्वर्स को मॉनिटर कर रही है और जो फेल हुआ उसकी जगह आके उसने टास्क परफॉर्म कर लिए। ओके व्यूअर्स, अब हम इंटरप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटरप्ट क्या होता है? एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था सीपीयू में, राइट की कमांड आ गई। अब इनपुट या आउटपुट की जरूरत है, यानी कि रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत है, तो वर्किंग तो स्टॉप हो गई है ना। अब जब तक यूजर इनपुट नहीं देगा आगे एग्जीक्यूशन हो सकती है प्रोग्राम की? नहीं हो सकती। तो अब सीपीयू की वर्किंग डिस्टर्ब हो गई इंटरप्ट की वजह से, क्योंकि उसे वेट करना पड़ा आईओ डिवाइस का। आईओ डिवाइस हो सकता है कहीं और बिजी हो, वहां से फ्री होगी तो सीपीयू को असाइन की जाएगी एंड देन सीपीयू इनपुट लेगा या आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा। वेटिंग में सीपीयू की परफॉर्मेंस ने सफर किया है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो गई है, तो इसको हम इंटरप्ट कहेंगे। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंटरप्ट ट्रांसफर कंट्रोल टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन जनरली थ्रू द इंटरप्ट वेक्टर व्हिच कंटेन द एड्रेसेस ऑफ ऑल द सर्विस रूटीन्स। इसका मतलब ये है कि जैसे इंटरप्ट आएगा ना, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे। और कौन करेगा कंट्रोल ट्रांसफर इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे? इंटरप्ट वेक्टर। इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है? यहाँ पे कंट्रोल क्यों ट्रांसमिट किया जा रहा है? एक्चुअली इसमें उन तमाम इंटरप्ट्स का एड्रेस होता है जो अकर होती है, यानी कि जिस जिस एड्रेस पे जो इंटरप्ट अकर होगा वो सारी इंफॉर्मेशन इंटरप्ट सर्विस रूटीन के पास होगी। सेकेंडली ये डिटरमिन करेगा कि किस टाइप का इंटरप्ट है और कौन हैंडल करेगा, राइट। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, इंटरप्ट आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ द इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन। देखिए जब राइट की कमांड आई तो उस इंस्ट्रक्शन का कोई ना कोई एड्रेस तो होगा, तो इंटरप्ट आर्किटेक्चर वो एड्रेस सेव कर लेगा। क्यों सेव करेगा? ताकि इंटरप्ट हैंडल करने के बाद कंट्रोल दोबारा उसी एड्रेस लोकेशन पे आए जहाँ पे इंटरप्ट आया था और वहीं से रिमेनिंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज incoming interrupts are disabled while another interrupt is being processed to prevent a lost interrupt. At a time एक ही इंटरप्ट वेलकम होगा, एक इंटरप्ट हैंडल हो जाए तो फिर दूसरे इंटरप्ट को वेलकम किया जाएगा। यानी कि एट अ टाइम एक ही इंटरप्ट वेलकम होने का मतलब ये है कि बाकी सारे इंटरप्ट्स को डिसेबल कर दिया जाएगा कि पहले हम इसे हैंडल करेंगे, बाद में जिस इंटरप्ट ने आना है आए। नेक्स्ट अ ट्रैप। ट्रैप क्या होता है? ट्रैप एरर को कहते हैं जब आपके प्रोग्राम में कोई अनडिफाइंड ऑपरेशन हो, लाइक डिवाइडेड बाय 0 या कोई इन्फिनिट लूप हो जो खत्म ही ना हो रहा हो, तो ट्रैप अकर होगा।
ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरप्ट ड्रिवन। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट ड्रिवन है। मीन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हैंडल इंटरप्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं इंटरप्ट हैंडलिंग। इंटरप्ट को किस तरह हैंडल किया जाता है। अच्छा, ये ऊपर वही बात बताई जा रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो जिस पॉइंट पे इंटरप्ट अकर होगा उसका एड्रेस स्टोर करेगा ताकि रिमेनिंग एग्जीक्यूशन उसी पॉइंट से स्टार्ट की जाए आफ्टर हैंडलिंग इंटरप्ट। ठीक है। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे बताया गया है कि 2 टाइप्स के इंटरप्ट अकर हो सकते हैं। हमने डिटरमिन करना है कि वो किस टाइप का है, पूलिंग है कि वेक्टेड है। तो सबसे पहले हम पूलिंग को डिस्कस करते हैं। पूलिंग इंटरप्ट सिस्टम में ये होता है कि हर डिवाइस को बारी बारी चेक किया जाता है। चेक क्यों किया जाता है? ये देखने के लिए कि किस डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया है। और वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम में क्या होता है कि वो डिवाइस जिसने इंटरप्ट जनरेट किया होता है वो खुद ही सिग्नल जनरेट कर देती है कि मैंने इंटरप्ट जनरेट किया है। ठीक हो गया। ओके व्यूअर्स, अब हम आईओ स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस आईओ स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिंक्रोनियस को डिस्कस करते हैं। सिंक्रोनियस में ये होता है कि इंटरप्ट आया, जब तक वो इंटरप्ट हैंडल नहीं होगा रिमेनिंग प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकेगी। राइट। जैसे इंटरप्ट हैंडल हुआ प्रोग्राम की रिमेनिंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एसिंक्रोनियस में क्या होता है कि इंटरप्ट आया, इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए सीपीयू ने कॉल जनरेट की, कॉल जनरेट करके वापस आ गया। जितनी देर में उसे आईओ डिवाइस असाइन नहीं होगी वो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन करता रहेगा। जब उसको इंटरप्ट हैंडलिंग की कॉल आएगी तो जाके इंटरप्ट हैंडल कर आएगा और इंटरप्ट हैंडल करके आने के बाद वो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर देगा। ठीक हो गया। इसमें आप शॉर्ट आईओ और लॉन्ग आईओ दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर बता दिया गया डायग्राम है, इसे आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए।